हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं और आपको आभा रानी का स्ट्रेस टेस्ट है सॉल्व करने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से उसकी टोटल करनी है और किस तरह से उसकी नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट को हम बैटरी टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर ही हमें 13 टेस्ट सॉल्व करने हैं, इसलिए ये बैटरी टेस्ट है। ऐसे टेस्ट जिसके अंदर भी और टेस्ट हो, जिसमें एक ही टेस्ट में आपको एक से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने को कहा गया हो, उन टेस्ट को बैटरी टेस्ट कहा जाता है। अब इस टेस्ट में हमारे पास जो 13 नंबर वाला लास्ट स्केल है, लास्ट टेस्ट है, ये सबसे छोटा है, इसीलिए मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगी कि ऐसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बट बिफोर स्टार्ट हम जानते हैं कि हम जो स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमें जो 13 स्केल्स हैं, जो 13 टेस्ट है, उनके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको मैनुअल में जो आप मैनुअल सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम पे, इस तरह से आपको मैनुअल दिया जाएगा, तो जब आप ये मैनुअल सॉल्व करते हैं तो इसमें भी आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में दिया जाएगा स्ट्रेस टेस्ट का नाम, और जो पेपर होगा उसमें भी शॉर्ट फॉर्म में दिया जाएगा। पर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है पूरा नाम दिया जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको हर स्ट्रेस टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म भी पता हो और फुल नेम भी पता हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन सब के फुल नेम्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेम्स। सबसे पहला आपका स्केल होता है स्केल ऑफ एक्सिस्टेंशियल स्ट्रेस। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस मतलब आप एग्जिस्ट करते हैं, उस चीज को लेके आपको कितना स्ट्रेस होता है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SES। नेक्स्ट होता है हमारा स्केल ऑफ अचीवमेंट स्ट्रेस। मतलब आपने अपनी लाइफ में जो कुछ अब तक अचीव किया है, नहीं किया है, उसे लेकर आपको कितना स्ट्रेस होता है, वो नेक्स्ट स्केल है हमारा SACHS। नेक्स्ट होता है हमारा एकेडमिक स्ट्रेस। एकेडमिक स्ट्रेस मतलब पढ़ाई को लेकर या एकेडमिक एक्टिविटीज को लेकर क्या स्ट्रेस है। स्केल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रेस। स्केल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रेस में आता है कि आपको खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट में, अपना जो आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखा है उसको लेकर आपका क्या कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SSCS। फिर आता है स्ट्रेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रेस में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप से सवाल किया जाता है कि जिससे कि टेस्ट देने वाले को ये आइडिया लगता है कि वो खुद के बारे में किस तरह से सोचते हैं, कि उनकी डे टू डे लाइफ जो है उसमें वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं या खुला हुआ है। तो इस टाइप का जो आपका स्ट्रेस है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रेस होता है, जिसे कहते हैं SSAS। नेक्स्ट है स्केल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर, अपने फिजिक को लेकर आपको क्या कोई स्ट्रेस है, अपनी ब्यूटी को लेकर, जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको लेकर जो आपको स्ट्रेस आता है, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे SPS में आते हैं। नेक्स्ट होता है स्केल ऑफ सोशल स्ट्रेस। स्केल ऑफ सोशल स्ट्रेस में हमारी सोशल लाइफ आती है, जिसको लेकर हमारा जो स्ट्रेस होता है वो होता है SSS। नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ रोल स्ट्रेस। हमारा हमारी लाइफ में क्या रोल है, या इस वर्ल्ड के लिए हम एज क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा इस वर्ल्ड में क्या रोल है, हम अपना क्या रोल समझते हैं एज एन इंडिविजुअल, उसका जो स्ट्रेस होता है वो आता है SRS में। नेक्स्ट स्केल ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेस। इंस्टीट्यूशन को लेकर आपका जो स्ट्रेस रहता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो है SIS। नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ फैमिली स्ट्रेस। आपकी फैमिली लाइफ को लेकर आपका जो स्ट्रेस है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशंस, वो सारे स्ट्रेस आते हैं फैमिली स्ट्रेस में, SFS। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्केल ऑफ स्ट्रेस। आप फाइनेंसेस आपके कैसे हैं, आपके पास कितना मनी है, आप अपने आपके पास जो फाइनेंस, आपके पास जो पैसा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो स्ट्रेस इस स्केल में आता है, FSS। नेक्स्ट आता है हमारा स्केल ऑफ वोकेशनल स्ट्रेस। इसमें वो स्ट्रेस आता है जो आपकी नौकरी से रिलेटेड है, आपकी इनकम से रिलेटेड है, उस टाइप के स्ट्रेस SVS में आते हैं। और लास्ट है हमारा स्केल ऑफ सुपरस्टिशियस स्केल। मतलब जो आपके अंधविश्वास है, किसी भी टाइप का अंधविश्वास अगर किसी को है, आपके सब्जेक्ट को है, तो वो सारे क्वेश्चंस SSUS में आएंगे। तो ये थे हमारे स्केल्स के नाम, जो आपको प्रॉपर याद होने चाहिए उनके शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। ये आपको वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, और इवन ये आपको एक जब टेस्ट करने को देते हैं उस टाइम भी हो सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट का नाम आ जाए, हो सकता है फुल फॉर्म में आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मैनुअल में कौन से टेस्ट को देख के कैलकुलेशन करना है, इसीलिए आपको दोनों नाम याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हम इस स्ट्रेस को सॉल्व कैसे, इस टेस्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे। तो आपको सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस ये देने हैं कि उसे क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद यहाँ है
उस क्वेश्चन के उसको क्या फील आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ है क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, 13th स्केल का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपशगुन से डरती हूँ। तो अगर उसे लगता है कि वो अपशगुन से, जो सब्जेक्ट है आपका, वो अपशगुन से डरता है या डरती है, तो उसे कब डरती है, कितनी बार डरती है, उस अकॉर्डिंग इन फर्स्ट 5 ब्लॉक्स में से एक पे क्लिक करना है, सॉरी टिक करना है। जैसे सबसे पहले आया सदैव, मतलब कोई छोटी भी चीज हो जाती है तो हमेशा वो डरती है कि यार हमेशा ही उसको ऐसा लगता है कि कोई अपशगुन ना हो जाए। बहुधा, मतलब अधिकतर उसे ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। कभी कभी, मतलब कभी कभी उसे डर लगता है कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा रेयरली उसे डर लगता है कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, मतलब वो जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, ओनली इन दैट केसेस उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए, तो वो आएगा बहुत कम। और कभी नहीं, मतलब वो इन चीजों में शगुन अपशगुन में मानता ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट उसे इस चीज में विश्वास ही नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि वो कितनी क्वांटिटी में उसे ऐसा लगता है। मतलब अगर उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कोई अपशगुन ना हो जाए, अगर कभी कभी भी लगता है तो कितना लगता है, अधिक, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है उसे जब होती है तब, भले कभी कभी हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा। सेकंड अधिक, थोड़ी ज्यादा। थर्ड होता है सामान्य, नॉर्मल टेंशन है उसको कि यार अपशगुन ना हो जाए। थर्ड कम, थोड़ी बहुत टेंशन होती है उसको, हल्का सा मन में एक दो बार थॉट आता है। और बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल उसे इस बात की टेंशन है ही नहीं, वो इन चीजों को मानता ही नहीं है। तो इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शन आपको सब्जेक्ट को देने हैं कि इनका मीनिंग ये है, और इस अकॉर्डिंग आपको टिक करना है कि आपके मन में जो फीलिंग्स आती है इन क्वेश्चंस को लेकर, आपको जैसा लगता है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। हम 2 से 3 क्वेश्चन का इसको इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मैं अपशगुन से डरती हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट को ऐसा बहुत रेयरली लगता है कि वो डरते हैं, तो उन्होंने थर्ड वाले, फोर्थ वाले नंबर पे टिक किया है। और कम लगता है, जब डर लगता है तब भी कम लगता है, तो यहाँ भी उन्होंने फोर्थ वाले नंबर पर टिक किया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इच्छा न होने पर भी अंधविश्वास पर विश्वास कर लेती हूँ, मतलब उनका मन नहीं है उसके बावजूद भी वो अंधविश्वास पर कई बार विश्वास कर लेते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट ने 0 पे मार्क किया है, मतलब उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। फिर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसकी मार्किंग थोड़ी डिफरेंट है। मुझे उन लोगों पर हंसी आती है जो अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। तो क्या उसको, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको ऐसे लोगों पर हंसी आती है? तो कभी कभी हंसी आती है और बहुत कम आती है। इसमें दोनों मार्किंग्स कभी कभी और बहुत ही कम, कभी कभी आती है और बहुत कम आती है, माइन्यूट आती है, बहुत ज्यादा उसे नहीं आती है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी में काफी डिफरेंस है। यदि कोई मुझे खाने के लिए कुछ चीज देता है तो मुझे यह शंका होती है कि कहीं इसमें कुछ टोना टोटका तो नहीं है। तो ऐसा हमारे सब्जेक्ट के साथ कब होता है? कभी कभी, मतलब बहुत ही रेयरली होता है, मतलब कुछ फ्यू पर्सन के साथ हो सकता है उसे डाउट हो तो ऐसा होता हो। और जब होता है तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसे हुआ तो कभी कभी ये डाउट, लेकिन जब हो रहा है तो उसे इतना ज्यादा डाउट हो रहा है कि वो उस पे चीज पे 1% भी बिलीव नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देना है और इस तरह से इन क्वेश्चंस पे टिक लगेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि हम इनमें मार्किंग कैसे करेंगे। अब सब्जेक्ट ने आपको टेस्ट दे दिया है और आपको पेपर दे चुका है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे मार्किंग करने की। तो अब हम इसे मार्किंग करते हैं। इसकी मार्किंग करने के लिए आपको आपके कॉलेज से या स्कूल से, जहाँ भी आपको ये टेस्ट करने को दिया जाता है, वहां से इस टाइप का मैनुअल मिलता है पूरा पेपर में। तो इसमें आपके पास हर चीज का टेबल बनी है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा मैनुअल है। इसमें इंट्रोडक्शन है मैनुअल में, आपको इसमें भी सारी चीजें मिल जाएगी, जिसको पढ़ के आप इस स्ट्रेस टेस्ट के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं टेबल्स पे। तो मैनुअल में आपको जो टेबल्स हैं वो लाइन से नहीं है। जैसे सबसे पहले एसईएस का स्ट्रेस है आपको, तो इसमें फर्स्ट एसईएस नहीं है, एसआईएस है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा कि हमने जो स्ट्रेस टेस्ट किया है
वो स्ट्रेस टेस्ट कहाँ है। तो हमने किया है सुपरस्टिशियस वाला स्ट्रेस टेस्ट, ये रहा, स्केल ऑफ सुपरस्टिशियस स्ट्रेस। अब इसमें हमारे पास क्या चीजें इसमें कैलकुलेट हो रही है। इसमें चार चीजें कैलकुलेट हो रही है। फ्रस्ट्रेशन, कि हमारे सब्जेक्ट का सुपरस्टिशियस को उसको अंधविश्वास को लेके कितना फ्रस्ट्रेशन है, उसके मन में इस चीज को लेके कितना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसके माइंड पे इस चीज से रिलेटेड कितना प्रेशर रहता है और कितनी एंजाइटी रहती है। हर टेस्ट में आपको ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हर एक का अलग अलग आपका कैलकुलेशन है। तो इसे इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। एफ मतलब हम फ्रस्ट्रेशन वाला जो स्केल है उसकी टोटल कहाँ लिखेंगे, इस लाइन में। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ हमने लिख दिया सी। सी के जितने भी नंबर्स हैं उनकी नंबरिंग करेंगे इस लाइन में, पी वाले की इस लाइन में और ए वाले की इस लाइन में। क्योंकि अगर आप एक साथ सबकी नंबरिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उसको किस तरह से कैलकुलेट करें। तो इसीलिए आपको इनकी स्कोरिंग जो है वो सेपरेट रखनी होगी। ये हमने यहाँ भी एफ, सी, पी और ए चारों को सेपरेट कर लिया है। अब इसकी हम जब नंबरिंग देते हैं तो इसकी नंबरिंग में जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा दो टाइप में क्वेश्चन है। एक तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस दिख रहे हैं और कुछ आपको डार्क दिख रहे हैं, जैसे 16 है, 20 है, ये डार्क है कलर में। ये जो कलर में डार्क है इनकी मार्किंग अलग तरह से होगी और जो लाइट है इनकी मार्किंग अलग तरह से होगी। तो लाइट वाले में हम मार्किंग किस तरह से करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, अगर हमारे सब्जेक्ट ने इसे चूज इस पर टिक किया है तो यहाँ आएगा हमारा नंबर 4, मतलब हम उसे 4 मार्किंग करेंगे। थर्ड लाइन आएगी 3, सॉरी सेकंड लाइन आएगी 3, मिडिल लाइन 2, लास्ट सेकंड लाइन 1 और लास्ट लाइन 0। इस तरह से हमारी नंबरिंग होगी। और अगर हमारे सब्जेक्ट ने जो डार्क कलर्स है उनकी टिक की है तो उसकी नंबरिंग कैसी होगी, अगर इस पे टिक किया है तो उसकी मार्किंग होगी 0, इस लाइन में टिक है तो उसकी मार्किंग होगी 1, इस लाइन के टिक की 2 ही होगी, इसकी 3 और इसकी 4। ये रिवर्स काउंटिंग हो जाए, रिवर्स मार्किंग हो जाएगी। तो अब रिवर्स मार्क, अब हम कुछ क्वेश्चंस की मार्किंग करके देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले 2, तो 2 नंबर हमारा कहाँ है, यहाँ 2 पे हमारे जो सब्जेक्ट है उसने कभी नहीं पे करा है, लास्ट वाले पे, मतलब यहाँ हमने एफ के नीचे लिख दिया 0 और यहाँ भी लिख दिया 0 क्योंकि यहाँ भी उसने कभी नहीं पे किया है, यहाँ की मार्किंग भी सेम है। इसके सॉल्यूशन में मैं आपको समझाने के लिए दो दो हर एक के करके दिखाऊंगी। अब जैसे फ्रस्ट्रेशन का नेक्स्ट है 4 नंबर, तो ये 4 नंबर पे हमारा यहाँ मार्किंग है लास्ट सेकंड, मतलब ये कौन सा है 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, एफ की लाइन में लिखेंगे और 1 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी 4 नंबर 1 और एफ की लाइन में, इसकी मार्किंग कितनी है 1। हमने दो फ्रस्ट्रेशन के देख लिया, अब हम नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की कैलकुलेशन। तो इसमें है सबसे पहले 10, अब हम 10 नंबर पे जाएंगे। 10 नंबर पे 0 है तो यहाँ पे हम सी वाली लाइन में लिखेंगे 0, फिर यहाँ पर लास्ट है मतलब 0, फिर सी वाली लाइन में लिखा 0। नेक्स्ट है 13, ये आया हमारा 13 नंबर पे 2 बीच में है मतलब 2 है, तो यहाँ सी वाले रो में 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी सी वाली रो में 2 लिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रेशर वाला। अब इसमें 7 और 11 आप देख सकते हैं दोनों डार्क कलर में है, ये 7 भी डार्क है और 11 भी डार्क है, तो अब इसकी हम रिवर्स मार्किंग करेंगे। तो 7 नंबर, अब यहाँ सेंटर है, सेंटर दोनों ही कंडीशन में 2 आता है, तो ये सेंटर जो है इसमें हम 2 ही लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, ये पी वाली रो में 2। और नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है, यहाँ उसने 3 करा है, फोर्थ वाले ब्लॉक को टिक किया है, तो हमारी क्या है रिवर्स काउंटिंग है इसमें, तो 4 और 3, तो ये क्या आया 3 आया, तो यहाँ पे हमने लिखा 3। अब यहाँ नीचे इस तरह से लिख सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ कैलकुलेशंस के टाइम पे, ताकि आपको याद रहे कि अगर डार्क दिया है तो आपको नीचे वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है और अगर लाइट है तो ऊपर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। ये याद रखने के लिए आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख भी सकते हैं चार्ट के। अब हमारा नेक्स्ट है 11, तो 11 भी डार्क कलर से है, तो ये आया 2, सेंटर में ही है तो 2 आएगा, प्रेशर में 2। अब ये प्रेशर में ही 11 नंबर में हमारा ये रिवर्स है तो 4 और 3, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3। अब हमारा बचता है लास्ट एंजाइटी वाला, इसमें 1 नंबर डार्क है और 3 नंबर लाइट है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, इसमें 1 डार्क दिख रहा है और 3 लाइट दिख रहा है। ये 1 नंबर है,
डार्क है मतलब इसकी रिवर्स होगी, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा 3। ए के नीचे हमने लिखा 3। अब यही फर्स्ट वाले में यहाँ पे भी 4 और 3 इस ब्लॉक पे टिक है, तो 4 3 यहाँ हमने ए के नीचे लिख दिया 3। नेक्स्ट है हमारा 3, ये डार्क नहीं है तो इसको हम नॉर्मल करेंगे। यहाँ पे है 3 थर्ड नंबर पे 0, ये लास्ट है तो 0। अगर यही ये डार्क होता 3 भी, तो यहाँ क्या आता हमारा नंबर 4, पर ये लाइट है इसलिए ए के नीचे लिखेंगे हम 0। और यहाँ पर भी ए के नीचे आएगा 0। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस पूरे का टोटल करना। अब इसको जब आप टिक हो जाते हैं, सबकी मार्किंग हो जाती है, उसके बाद हम ये नीचे से रफ कर दें और हर लाइन की टोटल नीचे लिख लें कि हर लाइन की टोटल क्या आ रही है, और इसका हाफ हो जाए उसके बाद इसकी भी टोटल करें और दोनों को टोटल करके एक साथ इस तरह से लिख लें कि आपका एफ यहाँ पे क्वांटिटी वाइज एफ 5 है, सी 8 है, पी 21 है, ए 23 है, यहाँ पर एफ 3 है, सी 9 है, पी 21 है और ए 15 है। आप दोनों की टोटलिंग कर लें, अलग अलग इंडिविजुअली आपको इस तरह से टोटलिंग करके इस तरह से लिखना है। और अब आप इसको कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, तो आपको कॉपी में इस तरह का चार्ट बनाना है। इस चार्ट में हम सभी चीजों को अलग अलग लिखेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हर स्केल में हमारे सब्जेक्ट को कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितना प्रेशर है, कितनी एंजाइटी है, ओवरऑल स्ट्रेस उसका कितना है इस स्केल पर, तो ये यहाँ ग्रैंड टोटल से पता चलता है। हम इसमें हर कितनी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर और एंजाइटी हमें पता चलेगी। हमारे जो सब्जेक्ट है उसको हर लेवल पे कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी कॉन्फ्लिक्ट है, कितना प्रेशर है और कितनी एंजाइटी है। और ग्रैंड टोटल से हमको पता चलेगा कि उसको हर एक स्ट्रेस में, जो हर टाइप का स्केल है, हर एरिया है उसकी लाइफ का, उस हर एरिया में टोटल कितना उसको स्ट्रेस है, तो ये टोटल स्ट्रेस हमको ग्रैंड टोटल से पता चलेगा। तो इस तरह का आपको चार्ट रेडी करना है। जैसे ये हमने यहाँ लिखा है एफ, तो ये हमारा जो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फर्स्ट 5 होते हैं फ्रीक्वेंसी, ये होती है क्वांटिटी। तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी के चार्ट में लिखा है 3 और क्वांटिटी में लिखा है 5। फिर सी की फ्रीक्वेंसी 9, सी की क्वांटिटी 8, फिर फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी इक्वल है 21 फिर फ्रीक्वेंसी एंजाइटी की हमारी 15 और क्वांटिटी है 23। ये गलत लिख दिया 23। और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लास्ट में इनके टोटल कर लें। इसमें अब आपको फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो अलग से करना है, जैसे 20 + 19 + 18 + 16, वो आप यहाँ लिखेंगे एफ के नीचे ग्रैंड टोटल में। और जो क्वांटिटी है उनका अलग से करना है 19, 22, 21, 18, और यहाँ आप लिख देंगे क्वांटिटी के नीचे। तो इस तरह से आपको सभी की टोटल मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।